हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। सन 1222 एक औरत अपनी जान बचाकर भाग रही थी और राजा के सैनिक घोड़े पर बैठकर उसका पीछा कर रहे थे। भागते भागते अब वो मुख्य नगर से बाहर आ जाती है। सामने जंगल था। वो औरत भागकर जंगल में चली गई। वहां के एक बड़े से पेड़ के पीछे वो छिपकर खड़ी थी। तेज भागने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी, इसलिए वो हाफ रही थी। राजा के सैनिक उसे हर दिशा में ढूंढते हैं। उनकी नजरें बचाकर वो वहां से भागने ही वाली थी कि तभी उसका पैर एक सूखी हुई पेड़ की टहनी पर पड़ता है, जिसकी आवाज से सैनिकों का ध्यान उस ओर जाता है। वो औरत फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार एक सैनिक उसे तीर मारकर जख्मी कर देता है और वो नीचे गिर जाती है। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं। फिर उसे राजमहल ले जाकर राजा के सामने हाजिर किया जाता है। और अब हजारों साल बाद वर्तमान में गौरव, सीमा, शुभम और प्रीति दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। शुभम ने टैक्सी बुलाई और चारों उसमें बैठकर चले गए। वो चारों बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस की फील्ड में खोज और अनुसंधान करने वाली एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, जिसकी एक ब्रांच मुंबई में थी। और एक इम्पॉर्टेंट सेमिनार में शामिल होने के लिए वो सभी दिल्ली आए थे, जहां उनकी कंपनी का हेड ऑफिस था। वहां पर उन्हें एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन देना था। सेमिनार शुरू हो गया। हर एक टीम अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रही थी। अब गौरव की टीम की बारी आई। वो टीम लीडर था। अपना प्रेजेंटेशन देते हुए गौरव कहता है, हमारे देश में आज भी कितनी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिन पर कोई ठोस दवाई या इलाज उपलब्ध नहीं, जिस वजह से ना जाने कितने ही लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर कैंसर को ही ले लीजिए, लेकिन अब इस पर इलाज मुमकिन हो सकता है। हमारे एक विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आसाम के जंगलों में एक विशेष जाति का फूल है जो साल में सिर्फ एक बार कुछ विशेष अवधि के लिए खिलता है। उस फूल में कुछ ऐसे गुणकारी तत्व है जिसके अर्क से बनाई गई दवाइयों से कई लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकती है। इसलिए वहां जाकर उस पर रिसर्च करने के लिए हमें कंपनी से फंड्स की ज़रूरत है। अगर हम अपने इस प्रयोग में कामयाब होते हैं तो हमें कई लाइलाज बीमारियों का इलाज मिल सकता है और इससे कंपनी को भी बड़ा फ़ायदा होगा। गौरव का प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद उनके कंपनी के चेयरमैन कहते हैं, आप सभी ने अच्छे सुझाव दिए हैं। आप सब टीम लीडर्स अपने अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट कर दे। हर एक रिपोर्ट की बारीकी से स्टडी करने के बाद कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जाएगी। सेमिनार खत्म होने के बाद वो सभी डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में आए थे। वो चारों आज हुए सेमिनार पर चर्चा कर रहे थे। शुभम कहता है, अगर हमारा प्रोजेक्ट मंजूर होता है तो कंपनी के साथ में हमारा भी फायदा होगा। प्रीति भी एक्साइट होकर कहती है, हाँ, और इस खोज के लिए हमारा काफ़ी नाम भी तो होगा। उस पर गौरव कहता है, उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट को जल्दी मंजूरी मिल जाए। सीमा पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, ज़रूर मिलेगी। उसके बाद वहाँ जाकर हम उस फूल पर रिसर्च शुरू कर देंगे। बाय द वे, क्या नाम बताया तुमने उस गांव का? लखीपुर, गौरव बताता है। उस गांव का नाम सुनकर वहाँ से गुजरने वाला एक वेटर उन्हें बीच में टोकते हुए कहता है, माफ़ कीजिए सर, आप सब जिस गांव के बारे में बातें कर रहे हैं मैं उस गांव को जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग वहाँ पर उस खास फूल के लिए जा रहे हैं क्योंकि उस फूल के कई चमत्कारिक लाभ हैं। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप वहाँ पर ना जाए। शुभम सवालिया निगाहों से पूछता है, नहीं जाना चाहिए, मगर क्यों? तब वो वेटर गंभीर लहजे में कहता है, क्योंकि वो फूल जंगल में खिलता है और वहाँ पर कुछ रहस्यमय शक्तियों का वास है। इसलिए उस गांव के लोग एक तय की गई दूरी के बाद ना तो खुद अंदर जाते हैं और ना ही किसी और को जाने देते हैं। और वो बुरी शक्ति जाग न जाए, इसके लिए गांव में हर साल एक महापूजा होती है। मेरी आप लोगों से विनती है कि आप वहां ना जाए। उसकी बातें सुनकर सीमा पूछती है,
लेकिन तुम्हें इसके बारे में इतनी जानकारी कैसे? वेटर कहता है, क्योंकि मैं उसी गांव से हूँ, नौकरी के लिए यहाँ आया था। गौरव मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। लोग वहां ना जाए इसलिए फैलाई गई होंगी। अगर उस फूल की मदद से हम इलाज ढूंढने में कामयाब होते हैं तो इससे लोगों को फायदा ही होगा। इस नेक मकसद के लिए हम वहां जरूर जाएंगे। तुम अपना काम करो और हमें अपना करने दो। 2 दिन बाद जब वो सभी रिसर्च सेंटर में अपने काम में लगे हुए थे, तब उनके बॉस उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं और बताते हैं कि हेड ऑफिस ने उनके प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और कल ही उन्हें निकलना पड़ेगा। वहाँ मौजूद कंपनी के लोग उन्हें हर तरह की सुविधा और मदद मुहैया कराएंगे। ये सुनकर उन चारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन वो सभी उस गांव में पहुंच गए। उन्हें रिसीव करने कंपनी ने एक आदमी भेजा था। वो आदमी अपना परिचय देते हुए कहता है, नमस्ते, मेरा नाम अरुण है। आप सबके रहने का इंतज़ाम कंपनी गेस्ट हाउस में किया गया है और वहीं पर आपके लिए एक लैब भी बनवाई है जहां पर आप अपनी रिसर्च जारी रख सकते हैं। वो सभी कार में बैठकर गेस्ट हाउस जा रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे पेड़, ऊंचे पहाड़, पहाड़ों से बहती नदी और घने जंगल थे जिसने सभी का मन मोह लिया था। प्रीति कहती है, ये गांव तो काफी खूबसूरत है। शहर में ऐसे नज़ारे कहाँ? अरुण कहता है, यही तो इस गांव की खासियत है। थोड़ी देर बाद वो सभी गेस्ट हाउस पहुंच गए। साहब मैं चलता हूँ, कल सुबह आ जाऊंगा, इतना कहकर अरुण चला जाता है। वे सभी गेस्ट हाउस के अंदर आते हैं। गेस्ट हाउस काफी बड़ा था जिसमें आरामदेह कमरे और रिसर्च के लिए सभी उपकरणों और साजो सामान से लैस लेबोरेटरी बनाई गई थी। अरुण ने जाने से पहले उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दी थी। रात हो रही थी। वो चारों दिन भर के सफर से थक चुके थे, इसलिए फ्रेश होकर फिर खाना खाकर सो गए। अगली सुबह सब जल्दी उठकर तैयार हो गए। उन्हें लेने अब तक अरुण भी गेस्ट हाउस पहुंच गया था। गाड़ी में जरूरत का सामान रखते हुए गौरव पूछता है, अरुण मैंने आपको इस काम के लिए कुछ आदमियों का इंतजाम करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? अरुण कहता है, वो लोग कल तक आ जाएंगे। शुभम पूछता है, कल क्यों, आज क्यों नहीं? तब अरुण उसे समझाते हुए कहता है, साहब वो आदमी दूसरे गांव से है, मैंने उनसे बात कर ली है, वो कल पक्का आ जाएंगे। उस पर प्रीति कहती है, क्या अरुण जी आप भी इसी गांव से कुछ आदमियों को बुलाना चाहिए था ना? अरुण कहता है, नहीं मैडम, इस गांव का कोई भी आदमी इस काम के लिए तैयार नहीं होगा क्योंकि कोई उस जंगल में नहीं जाना चाहता और गांव वाले भी हमें विरोध कर सकते हैं। इसलिए मैंने दूसरे गांव के आदमियों को इस काम के लिए बुलाया है। साथ में आपकी सिक्योरिटी के लिए कुछ बंदूकधारी गार्ड्स भी बुलाए हैं क्योंकि गांव वाले हमें इतनी आसानी से जंगल में नहीं जाने देंगे। सीमा उलझन भरे लहजे में कहती है, पर ऐसा क्या है उस गांव में जिससे गांव के लोग इतने डरते हैं? अरुण कहता है, इसके बारे में मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता। ठीक है, आज बस जाकर थोड़ा देख लेते हैं, फिर कल से काम शुरू करेंगे। इतना कहकर गौरव समेत सभी जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल जाने का रास्ता गांव से होकर गुजरता था, इसलिए सभी गांव पहुंच गए। अनजान लोगों को देखकर गांव वाले उन्हें घूरने लगते हैं। जब वो सभी जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते से गुजरते हैं, तभी किसी ने उन्हें रोककर पूछा, रुकिए, कौन है आप और यहाँ क्या करने आए हैं? तब गौरव उन्हें पूरी बात बताता है। ये सुनकर गांव वाले उन्हें जंगल में जाने से रोक लेते हैं। तब भीड़ में से एक आदमी कहता है, नहीं, हम आपको जंगल में नहीं जाने देंगे। आप लोगों की एक गलती की वजह से जंगल में कैद वो काली शक्ति अगर आज़ाद हो गई तो सब पर कहर बनकर बसेगी और अपशगुनों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे कोई नहीं बच पाएगा। गांव वाले उन्हें वापस चले जाने के लिए कहते हैं। गौरव और शुभम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गांव वाले अपनी बात पर कायम थे। विवाद बढ़ रहा था, इसलिए बीच में आते हुए अरुण मामले को संभाल लेता है और उन चारों को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचता है। वो चारों गांव वालों के ऐसे रवैये से नाराज थे। उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। गौरव गुस्से में कहता है, आज का दिन तो जाया हो गया। अरुण, हमें हमारे काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। मुझे पता था साहब कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। कल सुबह मजदूर
और बंदूकधारी गार्ड्स हाजिर रहेंगे। अरुण उन्हें आश्वासन देता है। अगले दिन वे सभी अपने साजो सामान के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। इस बार अरुण पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके साथ कुछ मजदूर और बंदूकधारी सुरक्षा रक्षक भी थे। इस बार भी गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदूकों के जोर पर गार्ड्स सभी को चुप करा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें गांव से सुरक्षित निकालकर जंगल ले जाते हैं। अब वो सभी जंगल में पहुंच गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने उस फूल की तलाश शुरू कर दी। वहीं पर पास ही के एक पेड़ पर उन्हें कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसे देखकर सीमा पूछती है, अरुण, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अरुण बताता है, यहाँ पर लिखा है कि आगे जाना मना है, आगे खतरा है। गौरव तंज कसते हुए कहता है, गांव के लोग और उनकी दकियानुसी मान्यताएं, मुझे नहीं लगता कि वो फूल हमें यहाँ पर मिलेगा। हमें और अंदर जाना पड़ेगा। वैसे ही वो सभी सुरक्षा रक्षकों के घेरे में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल और भी ज्यादा घना हो रहा था। ऊंचे और घने पेड़ों की वजह से सूरज की रोशनी काफी कम हो गई थी। दिन भर उनकी खोज जारी रही, पर अब शाम ढलने लगी थी और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला था। इसलिए उन्होंने तय किया कि आज की रात यही गुजारकर कल सुबह फिर से खोजबीन शुरू कर देंगे। तब तक अरुण, गौरव और शुभम ने मिलकर सबके लिए टेंट हाउस बांध दिया। वहां पर जंगली जानवरों का खतरा था, इसलिए सभी गार्ड्स बारी बारी पहरा दे रहे थे। अगले दिन सभी फिर से अपनी खोज मुहिम में जुट गए। उस फूल को ढूंढते ढूंढते अब वो लोग जंगल के काफी अंदर तक आ गए थे। दिन भर उनकी खोज जारी रही। अंधेरा हो गया। एक और रात उन्होंने जंगल में बिताई। सुबह फिर से अपनी खोज शुरू कर दी। उस विशेष फूल को ढूंढते अब दोपहर हो रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें वो फूल नहीं मिला। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी अभी तक उस फूल का पता नहीं चला, इसलिए सभी निराश हो चुके थे। मजदूर भी अब रुकने के लिए तैयार नहीं थे। सभी लोग वापस जाने पर चर्चा कर रहे थे। आखिरकार सभी एकमत होकर वापस जाने का फैसला लेते हैं, लेकिन गौरव यूं खाली हाथ वापस लौटने के लिए तैयार नहीं था। वो अपने फैसले पर कायम था कि जब तक उसे वो फूल नहीं मिलता वो वापस नहीं जाएगा। तब प्रीति उसे समझाती है, जिद छोड़ दो गौरव, शायद इस मौसम में वो फूल ना खिलता हो। हम दोबारा कभी आकर फिर से कोशिश करेंगे। सभी लोग गौरव को समझाते हैं और आखिर में गौरव को उनकी बात माननी पड़ती है। निराश होकर सभी वापस लौट रहे थे। तभी वहां बहते एक झरने में उन्हें एक लाल रंग का फूल बहकर आते हुए दिखाई देता है। गौरव ने उस फूल को उठाकर ध्यान से देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो फूल वही था जिसे वो लोग पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे थे। सब लोग हैरान थे। सभी अपनी थकान भूलकर फिर से उस फूल को खोजने में जुट गए। वो सभी उस झरने के किनारे चलते चले गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें वहां पर एक बड़ी गुफा दिखाई देती है। झरने का पानी वहीं से बहकर बाहर आ रहा था। उस गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से बंद किया गया था। मजदूर काम में लग गए। उन्होंने पत्थरों को हटाकर अंदर जाने के लिए रास्ता बनाया। सभी लोग एक एक करके अंदर आ गए। अपने आसपास देखते हुए अरुण कहता है, यह गुफा काफी सालों से बंद है, इसलिए सभी सतर्क रहना। गुफा में हर तरफ सभी उस फूल को खोजने में लग गए। थोड़ा अंदर आने पर सीमा को वो झरना दिखाई देता है। उसी के बाजू में एक कांटों भरी बेल पर वो लाल रंग के फूल खिले हुए थे। ये देखकर सीमा, गौरव, प्रीति और शुभम खुश हो गए। मजदूरों ने उस जगह को साफ करते हुए कांटों भरी बेल को हटाया। फिर आसानी से गौरव और शुभम ने उन फूलों के सैंपल को एक एयरटाइट कंटेनर में रख दिया। वो सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे और इधर एक गार्ड घूमते हुए उस गुफा का निरीक्षण कर रहा था कि तभी उसे अपने सामने काले पत्थरों से बनी एक बड़ी सी कब्र दिखाई देती है। वो गार्ड उस कब्र के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है और उसके ऊपर का दरवाज़ा थोड़ा सा हटाता है। उसे अंदर एक चमकती चीज नजर आती है। वो एक बड़ी सी किताब थी। गार्ड ने उस किताब को बाहर निकाला। उस पर काफी धूल जमी हुई थी। उसने धूल को साफ करके देखा तो उस किताब पर खरे सोने में बनी एक छोटी मूर्ति चिपकी हुई थी, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। उस गार्ड ने इधर उधर देखा
और उस मूर्ति को अपने हाथ से निकालने लगा, पर वो मूर्ति आसानी से निकल नहीं पा रही थी। इसलिए उसने अपने पास रखे आर्मी नाइफ से उस मूर्ति को कुरेद कर बाहर निकाल लिया और अपनी जेब में रख दिया। उस किताब को वहीं रखकर गार्ड ने कब्र का दरवाज़ा लगा दिया और चुपचाप वहाँ से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके वहाँ से जाने के बाद उस कब्र का दरवाज़ा अपने आप सरकने लगा और उसके अंदर से एक हाथ बाहर आया। इस तरफ गौरव और उसकी टीम का काम खत्म हो चुका था। वो सभी अपना अपना सामान समेटकर वहाँ से निकलने लगे। जब वो जंगल में से बाहर आ रहे थे, तब चलते चलते सीमा रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसे यूं रुका हुआ देखकर प्रीति पूछती है, क्या हुआ सीमा, तुम रुक क्यों गई? सीमा कुछ परेशान होते हुए कहती है, मुझे लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। प्रीति उसे समझाते हुए कहती है, ये बस तुम्हारा वहम है। जंगल में ये आम बात है। सूखी पत्तियां और टहनी आपस में रगड़कर ऐसी आवाजें आ सकती है। सिवाय जानवर भी तो हो सकते हैं। तुम शायद थक गई हो। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद गर्म शावर से नहा लो और आराम करो। वैसे भी हमने पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी भागा दौड़ी की है। सीमा को प्रीति की बात सही लगती है। गेस्ट हाउस पहुंचकर अरुण ने उन मजदूरों और सुरक्षा गार्ड्स को उनके पैसे दे दिए। अरुण के सहयोग के लिए सभी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो मेरा काम है साहब, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर अरुण वहाँ से चला जाता है। पैसे मिलने के बाद वो चारों सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी किसी खास जगह पर शराब पीने बैठ गए थे। वो सभी इधर उधर की बातें करते हुए शराब के जाम घटक रहे थे। तभी दूर कहीं से उन्हें कुत्ते के रोने की आवाज़ आती है। उनमें से एक आदमी कहता है, कुत्ते का इस तरह रोना अपशगुन होता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? उस पर चिढ़ते हुए दूसरा आदमी कहता है, अबे चुप, क्या शगुन अपशगुन लगा रखा है? तभी उन्हें पास ही की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है। तभी वो पहला आदमी कहता है, सुन बिरजू, लगता है उन झाड़ियों में कोई है। बिरजू कहता है, अबे तुझे चढ़ गई है, इसलिए पता नहीं तुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, तू जाकर सो जा। उस पर वो दूसरा आदमी कहता है, नहीं बिरजू, वो ठीक बोल रहा है, मुझे भी लगता है कि वहाँ कोई तो है। तभी फिर से आवाज़ होती है। जब वो सब उस आवाज़ की दिशा में देखते हैं तो उन सब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके सामने एक काला साया खड़ा था, जिसमें से जानवरों की तरह गुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। ये सब देखकर वो काफ़ी डर जाते हैं। अगले ही पल वो काला साया एक बड़े से शेर में बदल जाता है। वो शेर किसी सामान्य शेर से आकार में कई ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा शेर उन्होंने कभी नहीं देखा था। शेर ने दहाड़ते हुए उनमें से एक आदमी पर छलांग लगाई और एक ही पल में उसका काम तमाम कर दिया। अब शेर उन बाकी बचे तीनों की तरफ बढ़ता है और देखते ही देखते सभी को बुरी तरह से घायल कर देता है। वो शेर दहाड़ते हुए फिर से उसी काले साए में बदलकर गायब हो जाता है। अगले दिन गांव के लोगों की वहां भीड़ लगी हुई थी। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंचती है। ठीक से जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। उसे जल्दी इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाता है। बाकी के 3 आदमियों की लाशें बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसे देखकर भीड़ में से एक आदमी कहता है, ये तो बस शुरुआत है, आगे पता नहीं और क्या क्या होगा। इस तरफ अरुण को पता चलता है कि उन सिक्योरिटी गार्ड्स पर हमला हुआ है और उनमें से एक आदमी अस्पताल में भर्ती है, तो अरुण उसे मिलने जाता है। अब तक उस आदमी को होश आ चुका था। अरुण उसकी खबर पूछता है। तब वो आदमी बताता है कि कल रात एक शेर ने उन पर हमला किया था, जो आकार में काफ़ी बड़ा था, और साथ में ये भी बताता है कि जंगल में उस गुफा में उसे एक सोने की मूर्ति मिली थी, जिसको उसने अपने पास रख लिया था। उसने वो मूर्ति अरुण को दे दी और अगले ही पल अपना दम तोड़ दिया। अरुण तुरंत गेस्ट हाउस पहुंचता है और वहां पर सभी को इस घटना के बारे में बताता है। शुभम कहता है,
आजकल जंगल में शिकार की कमी की वजह से जंगली जानवर गांव की तरफ आते हैं। हो सकता है कि ऐसे ही किसी शेर ने उन लोगों पर हमला किया हो। उस पर अरुण कहता है, लेकिन साहब इन जंगलों में शेर नहीं है। मुझे लगता है कि गांव वाले सच बोल रहे थे। हमने जंगल में जाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी सीमा वहां आकर कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि उस दिन जंगल से आते हुए कोई हमारा पीछा कर रहा है। कहीं उन गांव वालों की बातें सच तो नहीं। गौरव बेफिक्र होकर कहता है, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। तभी अरुण का फोन बजा। अरुण फोन उठाता है और दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव छाने लगते हैं। सामने वाले की बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे अभी निकलना पड़ेगा, इतना बोलकर वो जल्दबाजी में वहां से चला जाता है। अरुण का एक दोस्त, जिसने उसे काम के लिए दूसरे गांव से मजदूरों का इंतजाम करवा के दिया था, उसने अरुण को फोन लगाकर बताया कि उन मजदूरों का एक्सीडेंट हो गया है। अरुण तुरंत वहां पर पहुंचता है। उसका दोस्त अरुण की राह देख रहा था। अरुण पूछता है, कैसे हुआ ये सब? तब अरुण का दोस्त बताता है, मरने से पहले एक आदमी ने बताया कि जब वो सब अपना काम निपटाकर एक टेम्पो में अपने गांव में जा रहे थे, तब एक काली बिल्ली ने उनका रास्ता काटा। इसलिए अंदर बैठे कुछ लोगों ने टेम्पो रोकने के लिए कहा, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना था। तभी उनमें से एक आदमी को वहां पर एक काला साया नजर आया जो उनका पीछा कर रहा था। सबने उस काले साए को देखा। वो लोग कुछ समझ पाते कि अगले ही पल उनका टेम्पो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पलट गया, जिससे सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। और उनको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। इस तरफ गांव में भी कुछ ऐसा ही माहौल था। लोगों पर किसी रहस्यमयी शक्ति का कहर बरस रहा था। अब तक 5 से 6 लोगों की विचित्र परिस्थिति में मौत हुई थी। इस तरफ गेस्ट हाउस पर इन सभी घटनाओं से बेखबर वो चारों उस फूल पर प्रयोग करने में व्यस्त थे। प्रीति उस फूल के कुछ सैंपल सेंट्रीफ्यूज मशीन से निकालते हुए पूछती है, सीमा क्या तुमने इस प्रयोग के डेटा को अपने सिस्टम में नोट किया? सीमा कुछ जवाब नहीं देती। वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे यूं खोया हुआ देखकर प्रीति पूछती है, क्या हुआ सीमा, तुम क्या सोच रही हो? सीमा अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, मुझे प्यास लग रही है, मैं पानी पीकर आती हूँ। ऐसा कहकर सीमा वहाँ से चली जाती है। जब वो पानी पी रही थी तभी एक उल्लू उड़ते हुए आकर उसकी किचन की खिड़की में बैठ जाता है। सीमा उसे भगाने की कोशिश करती है। वो वापस लैब जाने के लिए निकलती तभी उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहां पर प्रीति नजर आती है, जो कि बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी थी। सीमा तुरंत बाहर आकर उस जगह पर जाती है, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सीमा हैरान थी। उसके मन में कई सवाल थे। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। हवाएं चलने लगी और बिजलियां भी कड़कने लगी। मौसम का मिजाज अजीब तरीके से बदलने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश शुरू होने वाली है। बिजलियां जोरों से कड़क रही थी। तभी एक बिजली आकर सीधी सीमा पर गिरती है, जिसकी वजह से सीमा काफी झुलस जाती है। वो जोरों से चीखती है। उसकी चीख सुनकर गौरव, शुभम और प्रीति बाहर आए। सीमा को ऐसी हालत में देखकर उन्हें धक्का लगा। वो सभी तुरंत उसे अस्पताल में दाखिल करते हैं। सीमा की हालत काफी गंभीर थी। डॉक्टरों ने इलाज शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में सीमा ने अपना दम तोड़ दिया। सीमा की ऐसी मौत से सभी को काफी बड़ा धक्का लगता है। अपनी दोस्त का ऐसा करुण अंत देखकर सभी को काफी दुख हुआ। ये खबर गांव में फैल गई। गांव के कुछ चुनिंदा लोग उनसे मिलने हॉस्पिटल आए थे। गौरव, शुभम और प्रीति को देखकर गांव के सरपंच कहते हैं, हो गया आपके मन मुताबिक? कर लिया आपने अपनी मनमानी? हमने आपको बार बार समझाया था, मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, लेकिन आपको हमारी बात सुननी ही नहीं थी। आप शहर के लोग हम गांव वालों को हमेशा अनपढ़ और गंवार समझते हैं। आज आपकी वजह से जंगल में कैद वो बुरी शक्ति आज़ाद हो चुकी है, जिसकी वजह से उसका कहर पूरे गांव में बरस रहा है।
इन 4 से 5 दिनों में न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। शुभम हाथ जोड़ते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस उस फूल की मदद से इलाज खोजना चाहते थे। हमें पता नहीं था कि इसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है। प्रीति पूछती है, लेकिन ये सब चल क्या रहा है, हमें कोई बताएगा? तब सरपंच बताना शुरू करता है और अब एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला था। सरपंच बताना शुरू करता है। हजारों साल पहले की बात है। यहाँ पर एक राजा का राज्य था। राजा के बच्चे को जन्म देते हुए उनकी रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने दूसरी शादी नहीं की, इसलिए उसने अपने बेटे की परवरिश की जिम्मेदारी एक दाई पर सौंप दी। दाई राजकुमार प्रताप की देखभाल अपने खुद के बच्चे की तरह करती। उस दाई की बेला नाम की एक लड़की थी। बेला और प्रताप साथ मिलकर खेलते। वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। समय बीतता गया। प्रताप बड़ा हो रहा था और बेला भी। बेला प्रताप से एक तरफा प्यार करती थी। उसकी माँ ने उसे कई बार समझाया कि प्रताप एक राजकुमार है और हम उनके सेवक, आगे जाके वो राजा बनेगा, उसकी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन बेला ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि प्रताप उससे ज़रूर शादी करेगा। एक दिन उसने प्रताप को शादी के लिए पूछा, लेकिन प्रताप ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया कि वो दोनों बस अच्छे मित्र हैं। उसने प्रताप को मनाना चाहा, लेकिन प्रताप नहीं माना। बेला को दुख होता है। उसे गुस्सा आ रहा था। वो प्रताप को हर कीमत पर पाना चाहती थी, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया और उसी की मदद से उसने प्रताप को अपने वश में किया। प्रताप अब उसके हाथों की कठपुतली बन चुका था। लेकिन एक दिन राजा के किसी मंत्री को इस बात का पता चल गया। उसने ये बात राजा को बताई। राजा ने बेला को कैद करने का आदेश दिया, लेकिन बेला की मां ने राजा से गुजारिश की कि उसकी बेटी को माफ किया जाए। बचपन से लेकर आज तक दाई ने प्रताप को अपने बच्चे की तरह पाला था। इस बात का एहसास और मान रखते हुए राजा ने बेला को छोड़ दिया। प्रताप की शादी एक राजकुमारी से तय हो गई। ये बात बेला सहन नहीं कर पाई। उसने ठान लिया कि अगर प्रताप उसका नहीं हो सकता तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगी। इसलिए उसने प्रताप के भोजन में विष मिलाकर उसे मारना चाहा, लेकिन प्रताप बच गया। जब यह बात राजा को पता चली तब उसने गुस्से में बेला को फांसी की सजा सुनाई। इस बात का पता लगते ही बेला वहां से भाग गई। राजा ने उसे पकड़ने का आदेश दिया। फिर सैनिकों ने उसे पकड़कर राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने उसे सबके सामने फांसी दे दी। मरते वक्त उसने राजा और उसके राज्य को शाप दिया कि उसका और उसके राज्य का विनाश हो जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। उसी साल राज्य में बहुत तेज बारिश हुई, जिस वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। प्रजा का काफी नुकसान हुआ और उसके अगले साल उससे भी भयंकर सूखा पड़ा। राज्य के लोग भूख से मरने लगे। इसी बीच उनके राज्य पर उनके दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया, जिसमें राजा के कई सैनिक और निर्दोष प्रजा भी मारी गई। ऐसी स्थिति से तंग आकर राजा ने अपने राजगुरु से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि बेला एक काला जादू करने वाली सौदाइन थी और ये उसी की अपशकुनी आत्मा के शाप का प्रभाव है, इसलिए राज्य पर एक के बाद एक संकट आ रहे हैं। राजा ने राजगुरु से उस पर उपाय करने की विनती की। फिर राजगुरु ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई प्रख्यात पंडित और तपस्वी शामिल हुए। उन सब ने मिलकर यज्ञ को पूरी विधि विधान से अंजाम दिया। फिर राजगुरु ने एक किताब लेकर उसे अभिमंत्रित किया और अपने मंत्रों की शक्ति से उस बुरी आत्मा को उस किताब में बांधकर हमेशा के लिए जंगल में उस पत्थर की कब्र में कैद कर दिया और उस किताब पर एक सोने की मूर्ति स्थापित कर दी। वो सोने की मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं, बल्कि उस काली शक्ति की कैद थी। राजगुरु ने चेतावनी दी थी कि अगर वो काली शक्ति मुक्त हो गई तो राज्य पर फिर से उसका कहर बरसेगा। इसलिए उस मूर्ति की शक्ति अखंडित बनाए रखने के लिए हम हर साल पूजा करते हैं, क्योंकि वो एक मनहूस और बुरी शक्ति है जो अपशगुनों को बढ़ावा देती है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, कुत्ते का रोना, उल्लू या चमगादड़ का दिखना, छींक आना या फिर कौवे का सिर पर चोंच मारना। इन्हें अपशगुन समझा जाता है। आम जिंदगी में ऐसी बातों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब इन अपशगुनों को ताकत प्रदान करने वाली ऐसी बुरी शक्ति जाग जाती है
तो छोटे से छोटा अपशगुन भी जानलेवा साबित हो सकता है। और आप सबने उसी जादूगरनी बेला की आत्मा को मुक्त कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। तभी अरुण वहां आकर कहता है, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। उन सुरक्षा रक्षकों में से एक आदमी ने लालच में आकर उस सोने की मूर्ति को बिना सोचे समझे चुरा लिया, जिसकी सजा उसे मिल चुकी है। लेकिन यह वक्त किसी पर इल्जाम लगाने का नहीं, बल्कि उस बुरी शक्ति का उपाय करने का है। सरपंच कहता है, इसका बस एक ही उपाय है कि उस किताब में लिखे मंत्र को पढ़कर उस मूर्ति को फिर से वहां पर स्थापित करना होगा। तभी जाकर वो बुरी शक्ति कैद हो सकती है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं। आपको ये काम सूर्यास्त के पहले करना होगा। सबसे पहले उस मूर्ति का मिलना ज़रूरी है। मूर्ति दिखाते हुए अरुण कहता है, फिक्र मत कीजिए, वो मूर्ति मेरे पास है। मरने से पहले उस आदमी ने मुझे मूर्ति दे दी थी। गौरव कहता है, ठीक है अरुण, मैं, शुभम और आप तीनों मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। प्रीति तुम यहीं पर रुको, हम जाकर आते हैं। सरपंच कहता है, आप जाइए, हम सब यहाँ प्रार्थना करते हैं। ईश्वर आप सबको इस काम में सफलता दे। फिर गौरव, अरुण और शुभम तीनों जंगल में उस गुफा की तरफ निकल पड़े। वो लोग अब उस गुफा के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। अरुण उन्हें सावधान करते हुए कहता है, सतर्क रहना, वो हमें इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देगी। वो ज़रूर कोई ना कोई रुकावट पैदा करेगी। अरुण ये सब बोल ही रहा था कि तभी एक कौवे ने आकर शुभम के सिर पर चोंच मार दी। तभी आसमान में बेमौसम बिजली कड़की, जो सीधे आकर शुभम के सर पर गिरने वाली थी। लेकिन अरुण भी तैयार था। उसने अपने जेब से कुछ निकालकर उसे शुभम के सिर पर रख दिया, जिससे वो बिजली वापस मुड़ गई। शुभम और गौरव दोनों हैरान थे। शुभम हैरानी से पूछता है, ये क्या था अरुण? अरुण उसे वो चीज दिखाते हुए कहता है, इसे नज़र बट्टू कहते हैं। बुरी नज़र या नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नज़र बट्टू किसी नकाब, छोटी गुड़िया, कंगन या फिर काले टीके के रूप में हो सकते हैं। इसका वर्णन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की संस्कृति और लोक कथाओं में मिलता है। उर्दू में जिसे चश्मे बद्दूर और फारसी भाषा में इसे चेशम नज़र या फिर नज़र कुर्बानी कहा जाता है। ज़्यादातर इसे दुकान या फिर ट्रकों पर लगा हुआ देखा जा सकता है। अरुण ने उन्हें इस बारे में जानकारी दी। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनका रास्ता एक बिल्ली ने काटा। अब आगे क्या होगा, ये वो लोग सोच ही रहे थे कि तभी उनके सामने वही शेर आता है जिसने उन सुरक्षा रक्षकों पर हमला किया था। शेर दहाड़ते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। शेर हवा में छलांग लगाकर उन पर झपटता। इससे पहले अरुण नींबू मिर्ची से बनी माला उस पर उछालता है, जिससे वो शेर हवा में ही गायब हो गया। गौरव कहता है, बाल बाल बच गए हम, नहीं तो वो शेर हमें कच्चा ही चबा जाता। और नींबू मिर्ची का आपका आइडिया कमाल का था अरुण। उस पर शुभम कहता है, हाँ मैंने भी सुना है कि नींबू मिर्ची अपशगुन और बुरी नज़रों को टालती है। और ऐसी मान्यता है कि नींबू मिर्ची की माला ऐसी नकारात्मक शक्तियों की एकाग्रता भंग करती है, जिससे नुकसान टल सकता है। अरुण ने अपनी होशियारी से 2 बार उनकी जान बचाई। अब वो तीनों गुफा के अंदर आ गए। शुभम आसपास अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहता है, हमें जल्द से जल्द उस किताब को ढूंढना होगा। सब अलग अलग होकर ढूंढेंगे तो किताब जल्दी मिलेगी। इसलिए तीनों अलग अलग होकर किताब ढूंढने लगे। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है। अरुण समझ गया कि वो बुरी शक्ति आसपास ही है और वो उन्हें इतनी आसानी से किताब नहीं मिलने देगी। तभी कोई अदृश्य शक्ति अरुण का गला दबाने लगती है। अरुण का दम घुट रहा था। किसी भी पल अरुण का काम तमाम होता। तभी वहाँ शुभम पहुँचता है और अरुण को तड़पता हुआ देखकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उसे कुछ याद आता है। उसने इधर उधर देखा तो उसे वहाँ पर एक चमगादड़ दिखाई दिया। उसे पता चल गया कि यही अपशगुन का कारण है। शुभम निशाना लगाकर एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे टकराकर वो चमगादड़ नीचे गिर पड़ा। शुभम ने तुरंत उस चमगादड़ को अपने पैरों से कुचल दिया। चमगादड़ ने अंतिम सांस ली। अरुण पर लगा अपशगुन तुरंत प्रभाव से खत्म हो गया। उन्होंने फिर से किताब की खोजबीन शुरू कर दी। इस तरफ किताब ढूंढते हुए गौरव उसी जगह पर पहुंच गया
जहाँ पर उन्हें वो फूल मिला था। गौरव मन में सोचता है, पैसे और शोहरत के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सीमा और न जाने कितने निर्दोष लोगों की बलि ले ली हमारे स्वार्थी मकसद ने। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ चीज़ें छुपी ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। इसी में इंसानियत की भलाई है। कुदरत के कामों में इंसान ने दखल नहीं देनी चाहिए, ये सोचकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तक ढूंढने पर उसे एक जगह पर वही पत्थर की कब्र दिखाई देती है। गौरव तुरंत उसके पास जाता है। वहाँ पर वो किताब रखी थी। गौरव ने उस किताब को खोलकर देखा और अरुण और शुभम को आवाज़ लगाई। कुछ ही पल में वो दोनों वहाँ पहुँच गए। गौरव के हाथ में किताब देखकर उन्हें खुशी हुई। अब बस इस किताब में लिखे मंत्रों को पढ़कर वहाँ वो मूर्ति चिपकानी थी। मूर्ति अरुण के पास थी। जैसे ही अरुण मूर्ति देने आगे बढ़ता है, तभी कहीं से कांटों भरी बेलें आकर उन तीनों को जकड़ लेती है, जिससे गौरव के हाथ से वो किताब नीचे गिर जाती है। उन कटीली लताओं का शिकंजा उनके शरीर के इर्द गिर्द पल पल कसता जा रहा था, जिसके जख्मों की वजह से उनके शरीर से खून बह रहा था। तभी अरुण ने अपने जेब से तुलसी की माला निकाली और ओम रामेति शांति शांति ऐसा मंत्र जप करते हुए उस माला को गौरव की तरफ उछाला। तुलसी की माला का स्पर्श होते ही वो कांटों भरी लताएं एक ही पल में टूटकर बिखर गई। वो लोग आज़ाद हो गए। अरुण ने किताब उठाई और मंत्र पढ़कर उस किताब पर वो मूर्ति स्थापित करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर धुआं उठने लगा। वो धुआं अब इंसानी आकार लेने लगा था। वो बेला की आत्मा थी जो सालों से वहाँ पर कैद थी। वहाँ जोरों से हवाएं चलने लगी। शुभम कहता है, जल्दी से उस किताब में लिखे मंत्र को पढ़िए अरुण। वैसे ही अरुण ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। उस काले साए ने शुभम को अपने एक इशारे से उठाकर गुफा की दीवार पर पटक दिया, जिस वजह से अरुण का ध्यान उस ओर चला गया। शुभम दर्द से कराते हुए कहता है, मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मंत्र पढ़ना चालू रखिए। वैसे ही अरुण ने मंत्र जाप और तीव्र कर दिया। मंत्रों की शक्ति उसे कमज़ोर कर रही थी। वैसे ही बेला की आत्मा आक्रोश करने लगी। बेला अरुण की तरफ बढ़ती है। अभी भी उसमें इतनी शक्ति बची थी कि वो अरुण का काम तमाम कर देती। उसने अरुण को गले से पकड़कर उठा लिया। अरुण के हाथों से किताब और मूर्ति दोनों नीचे गिर गई। शुभम घायल था और अरुण भी उसके चंगुल में फंसा हुआ था। गौरव हिम्मत करके आगे बढ़ता है। किताब जहाँ पड़ी थी उसने दौड़ते हुए उस ओर छलांग लगाई और किताब को लपक लिया। जैसे उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, वैसे वैसे वो काली शक्ति और कमज़ोर होकर उस कब्र में खिंचती चली गई और उसके अंदर समाकर कैद हो गई। गौरव ने बिना वक्त गवाए वो मूर्ति उस किताब पर स्थापित कर दी। अब वो बुरी शक्ति हमेशा के लिए कैद होकर रह गई। उन तीनों ने सफलतापूर्वक उस अपशगुनी आत्मा से सबको बचा लिया।